बात का दुख है, आप में से जिनका जन्म भी नहीं हुआ था 50-60 साल पहले, जब मध्य प्रदेश की बात करते थे तो ग्वालियर की बात, मध्य प्रदेश की पहचान ग्वालियर था। कोई इंदौर की बात नहीं करता था, कोई भोपाल की बात नहीं करता था, जबलपुर की कुछ बात हो जाती थी क्योंकि हाईकोर्ट था वहां, पर कोई जबलपुर की बात नहीं करता था, केवल ग्वालियर की बात है। पिछले सालों ग्वालियर में फ्लाईओवर से उपेक्षित जबलपुर में फ्लाईओवर बन रहे, इंदौर में बन गए, मेट्रो की शुरुआत हो गई, ग्वालियर क्यों पीछे? ये बुनियादी प्रश्न है। तो ये उपचुनाव केवल नहीं है, ये आम चुनाव नहीं है, ये ग्वालियर चंबल के भविष्य का चुनाव है। और मेरा प्रयास रहेगा कि हम ग्वालियर चंबल में विकास का एक नया इतिहास बनाएं। मेरी ऐसी सोच रही है ताकि पूरा मध्य प्रदेश केंद्र बने। हम 4 राज्यों से घिरे हुए हैं, आप जानते हैं, मैं आपको क्या समझाऊं, हमारे ग्वालियर चंबल में पूरे मध्य प्रदेश में जितने उद्योग नहीं लगे उससे ज्यादा बंद हो गए। मालनपुर का क्या हाल है? कितने धूम धमाके से मालनपुर की घोषणा हुई थी, कितने धूम धमाके से मालनपुर बना था, कितने उद्योगपति। ये चित्र आप सबके सामने है, ग्वालियर के लोगों के सामने है, और यही एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि कैसे ग्वालियर चंबल उपेक्षित रहा। सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, पर तस्वीर तो आपके सामने है। तो इसलिए ये बात आज हमें एहसास करनी पड़ेगी। ये उपचुनाव तय करेगा कि मध्य प्रदेश कौन से पटरी पर चलेगा। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, इसमें से 2-2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, 1 महीना सौदेबाजी में गया। मेरे पास तो 11.5 महीने थे, और 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपने नियत और नीति का परिचय दिया। जनता गवाह है, मुझे शिवराज सिंह से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज हिम्मत है शिवराज सिंह को, मुझे समझ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी और शिवराज को कैसी हिम्मत होती है कि मुझसे 15 महीनों का हिसाब किताब मांगे। ये 15 साल का हिसाब किताब दे, 15 साल का हिसाब किताब नहीं दे पाए, आज नहीं दे पाए हैं। और क्योंकि पहले नहीं दे पाए, 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने घर बैठाया। हमने वोट से सरकार बनाई थी, नोट से सरकार नहीं बनाई। आज की बनी हुई जो नोट्स की सरकार है, हमारे प्रजातंत्र संविधान के साथ कितना खेल हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया था, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रकार की राजनीति अपने देश में होगी, नैतिक राजनीति अपने देश में होगी। किसी सांसद या विधायक का निधन होने तो उपचुनाव का प्रावधान किया, पर बिकाऊ हो जाएंगे, सौदा हो जाएगा, बोली लग जाएगी, इसका प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। और दांव पर लगा है हमारा संविधान, दांव पर लगा है हमारा प्रजातंत्र उपचुनाव में। ये आज हमारे सामने चुनौती है। मेरे जैसे लोगों ने तो अपना जीवन काट लिया, पर हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए हमें संविधान और प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना है। यही मैं जनता से अपील करूंगा कि हम संविधान की रक्षा करें, अपने भविष्य की रक्षा करें। और यही आज हमारे सामने होते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल प्रचार, शिवराज सिंह जी तो नारियल अपने जेब में लेके घूमते हैं, जहां मौका मिल जाता है नारियल फोड़ देंगे। जब भी चुनाव आता है दोनों जगहों में नारियल कर देते। तो ये आज घोषणाओं की राजनीति,
कलाकारी की राजनीति। कितनी घोषणाएं करी शिवराज सिंह जी ने 15 साल में। ग्वालियर चंबल में कितनी घोषणाएं करी शिवराज सिंह जी ने। मध्य प्रदेश में कितनी घोषणाएं करी। जनता आज ये पहचान रही है। बहुत अंतर है मतदाताओं में। 2 साल पहले 5 साल पहले में बहुत अंतर है मतदाताओं में। आपसे ज्यादा समझदार है, मुझसे ज्यादा समझदार है मतदाता। मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है कि किस प्रकार की ये सौदे की सरकार बनी है, कैसे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, कैसे आज हमारा कृषि क्षेत्र पीड़ित है। आज मोदी जी बड़ा लंबा भाषण दे रहे हैं। कल मैंने आज अखबारों में पढ़ा कि हमने किसानों के हित में जो बात नहीं कही कि हाँ ज्यादा किसानों को एमएसपी मिला, समर्थन मूल्य मिला, कोई शक नहीं, मैं भी कहता हूं, पर उत्पादन कितना बढ़ा मैं नहीं पूछना चाहता हूं। मध्य प्रदेश को तो पुरस्कार मिला क्यों? उत्पादन बढ़ा क्योंकि सिंचाई सुविधा है। पर जब उत्पादन बढ़ा, क्या मंडी बढ़ी? 3-3 दिन खड़े रहते हैं किसान। पुरस्कार तो आप ले आए, पर मंडी का, खरीदी का आपने क्या प्रबंध किया? किसानों ने क्यों आत्महत्या करी? किसानों की आत्महत्या में जो प्रदेश मुझे सौंपा, नंबर 1 मध्य प्रदेश। बेरोजगारी में नंबर 1। आपने सब चित्र देखा मजदूरों का। आपने गुजरात का मजदूर देखा, आपने तमिलनाडु का मजदूर देखा, आपने केरल का मजदूर देखा। मजदूर के क्षेत्र जो देखे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी और बिहार के मजदूर का चित्र देखा, जिसके पास कोई उपाय नहीं। 20 साल पहले नौजवान पढ़ता लिखता नहीं था, गांव में रहता था। जब ये इस कॉलेज में चला गया, इंजीनियरिंग कर ली, एमबीए कर लिया, आज वो ना गांव का रहा ना शहर का रहा। ये उसके सामने पीड़ा है, कैसी उसकी तड़प है, ये हमें पहचाननी है। और मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, पर निवेश तो तब आता है जब लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास होता है। 5 प्रदेशों से घिरा हुआ हमारा मध्य प्रदेश एक केंद्र बन सकता है। जीएसटी के संशोधन के बाद, जब से जीएसटी लागू हुआ, ये पुरानी बात रह गई कि आप मार्केट के पास जाओगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब तो जो सेंटर है आप वहां जाओगे, जहां सेंटर है वहीं जाओगे। पर मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं। बड़े बड़े क्या था, इन्वेस्टर मीट, कितने 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है मध्य प्रदेश में। किसी को विश्वास नहीं, क्योंकि ये नाटक सब समझते हैं, जो निवेश लगाने वाले ये सब समझते हैं। किसी को विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से, मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से। नंबर 1 भ्रष्टाचार। पंचायत स्तर के लिए से भ्रष्टाचार को लेकर ऊपर तक आइए और ये मुझ पर आरोप लगाएंगे। मेरी राजनीतिक जीवन में मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा पाया। आप सब बुद्धिजीवी हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार की व्यवस्था किस प्रकार बनाई, इस भ्रष्टाचार की व्यवस्था को समाप्त करने में, सुधारने में मुझे तो समय लगा था। तो आज ये बातें हमारे सामने, और कहते थे लोग, कहते हैं, मुझे भी कई ने पूछा, बहुत दिनों बाद आए। मैं तो 50 साल पहले अपनी जवानी में जब ग्वालियर आता था, मैं ग्वालियर को जानता हूँ, मैं राजनीति। पर अब ये जिम्मेदारी मेरी है। जिन्होंने ग्वालियर को उपेक्षित रखा, हमें ग्वालियर की पहचान मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बनानी है। तभी हमारा पूरा चंबल क्षेत्र का भविष्य बन पाएगा। हमें मध्य प्रदेश की नई पहचान बनानी है। कृषि क्षेत्र एक क्रांति आए,
मैंने शुरुआत करी थी। और ये जितना भी बगले, मैं कह रहा हूं बगले, रिपीट कर रहा हूं, हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कितनी बड़ी चुनौती थी। 53 लाख किसान, अभी कोई किसान आते हैं आपके मीडिया में, हमारा कर्जा नहीं माफ हुआ, उससे पूछिएगा कितने खाते हैं हमारे, किस चीज का कर्जा था। हमने फसल ऋण का कर्जा की बात करी, ये इसको भी मैं जरा लंबे में बताना चाहता हूँ। हमने फसल ऋण की करी थी, किसी ने ट्रैक्टर खरीद लिया, मकान खरीद लिया, वो ऋण नहीं माफ होना था, वो पात्र नहीं था। जो जिसकी 2 लाख रुपए से ज्यादा थी उसका माफ नहीं होना था, उसने कहा था 2 लाख रुपए तक माफ करें। शिवराज जी कहेंगे 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज जी आप इतने नारायण तो नहीं है कि 53 लाख कर्जा नहीं माफी पहचान नहीं सकते, कैसे कार्रवाई होगी। पहली दफे केवल डिफॉल्टर का नहीं, चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करने का तय किया था। ये है मैंने शुरुआत करी। पहला किस्त था 2 लाख रुपए डिफॉल्टर तक का कर्जा माफ किया, 50,000 रुपए तक का चालू खाते का माफ किया। जिनका माफ नहीं किया वो जीएसटी देने वाले थे, इनकम टैक्स देने वाले थे। हमने कहा था ये पात्र नहीं, सबसे ज्यादा वो चिल्लाएंगे। जिनके 7 लाख किसान निकले जिनके 1 से ज्यादा खाते थे, वो भी मैंने तय किया था कुछ ना कुछ उपाय निकाल। 3 खाते 4 खाते वाले क्या करें, फिर भी हम आगे बढ़े। तिजोरी खाली थी पर 26 लाख। शिवराज सिंह जी आ जाइए, वहां खड़े हो जाइए, मैं यहाँ खड़े हो जाता हूँ। मैं 26 लाख किसानों का नाम, टेलीफोन नंबर, गांव का नाम आपको देने को तैयार हूं। और ये झूठ की राजनीति बहुत हो गई, ये फरेब की राजनीति बहुत हो गई, ये अब चलने वाली है। मध्य प्रदेश का मतदाता समझदार है, मध्य प्रदेश के मतदाता पर मुझे पूरा विश्वास है। और इस चुनाव में, इसको मैं उपचुनाव नहीं कहता, इस मध्य प्रदेश के भविष्य के चुनाव में हमारे सभी सीटों पर बीजेपी समझ जाएगी कि जिस जो राजनीति से वो टिके रही वो अब टिकने वाली नहीं है। किसी कहते हैं मोदी जी 20 लाख करोड़ रुपए दूंगा, याद है 26 मार्च को 20 लाख करोड़ रुपए आपको कोई मिला? इसको 20 रुपए मिले हुए, इसकी बात तो करते नहीं। जब इसका विषय उठेगा वो चीन की बात करेंगे। जब भी कोई चुनाव आता है मुझे ताज्जुब लगता है, कोई उंगली नहीं उठा रहा। लोकसभा का चुनाव है, पाकिस्तान निकला है। बिहार में चुनाव है, उपचुनाव है, चीन निकला है। ताज्जुब है मुझे, और इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। कैसे ये जनता का ध्यान मोड़ने की राजनीति। आप सब जो यहाँ उपस्थित है, हमारे संविधान का, प्रजातंत्र की रक्षा ये रक्षक है, मुझे विश्वास है आप इसकी रक्षा करो। कोरोना बहुत खतरनाक है, सावधानी बरसती। आज जब मैं राज्य सरकार के कर्मचारियों से पूछता हूं कितना कोरोना है, कहेंगे इतना है। हमारा 13वां नंबर है, उनका टेस्टिंग में कौन सा कितना कोरोना है। टेस्ट ना करो तो कोई कोरोना नहीं, टेस्टिंग बंद कर दो तो कोई कोरोना नहीं। सबसे कम टेस्टिंग अपने यहाँ, और ये डंडोरा पीटेंगे, हमारे यहाँ ज्यादा नहीं है। आप टेस्ट बंद करो, कोई कोरोना नहीं। तो ये फिर से धोखा देने के लिए, पब्लिक को धोखा कैसे दिया जाए, गुमराह कैसे किया जाए, इनकी सोच और इनके नजरिए में यही चीज रहती है। कमलनाथ जी, मेरा नाम विनोद शर्मा है, मैं न्यूज नेशन का वाली चंबल का यहाँ ब्यूरो चीफ।
और मेरा सवाल ना तो सिंधिया से संबंधित है ना कोरोना से संबंधित, आपकी पार्टी से संबंधित है। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा सवाल सुनेंगे और फिर हम एक अच्छे जवाब की उम्मीद करें। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कमलनाथ जी, कि जिस तरह से कई कार्यकर्ता आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आप उन्हें सम्मान दे रहे हैं, पद दे रहे हैं, कहीं कहीं उनको टिकट देने की भी संभावना है। इस बीच में आपकी पार्टी का वो कार्यकर्ता जो 25, 30, 35 साल से व्यवस्था बना रहा है, अनुशासन कर रहा है, आपकी पार्टी के लिए काम कर रहा है, क्या उसके कार्यों का मूल्यांकन करने का पार्टी में कोई सिस्टम है? क्योंकि आज आप अगर मुख्यमंत्री नहीं है कमलनाथ जी, तो उन लोगों की बदौलत नहीं है जिनके ना दिल में कांग्रेस है, ना मन में कांग्रेस है, ना विचारों और सिद्धांतों में कांग्रेस है। और जो कांग्रेस को दिल मन विचारों में लेकर घूमते हैं, वो कार्यकर्ता आज कहीं ना कहीं निराश नजर आ रहा है। तो मेरा एक लाइन का सवाल आपसे ये है, आप मध्य प्रदेश में भविष्य में किस तरह की कांग्रेस बनाना चाह रहे हैं? चमत्कारिक परिस्थितियों में विजय पाने की कांग्रेस या भविष्य की, भारत की भविष्य की निर्माण की कांग्रेस? अच्छा भाषण और अच्छा प्रश्न। तो मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये लोग ना समझे हुए पर मैं समझ गया। देखिए, कांग्रेस की बहुत सारे लोगों ने सेवा कर दी, टिकट तो एक को मिलेगा। टिकट किसको मिलेगा? जिसको जनता चाहिए। ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। इसमें से 2 कैंडिडेट, एक तो मुझे पहली दफा कल मिला, उसने अपना परिचय दिया मुझे, वो खड़ा है सामने, कहाँ है वो? ये देखिए, जिसने अपना परिचय दिया मुझे कि मैं आपका कैंडिडेट हूं। सांची में मैं कैंडिडेट को जानता नहीं, मैंने भी पूरा सर्वे किया। आप मुझे राजनीति समझाने आए, अच्छा है, आप इस तरह बाकी बैठ जाइए। पर ये कांग्रेस में लोग निष्ठा से टिकट के लिए आज सब अपना काम छोड़ के, परिवार छोड़ के जो आए, वो नहीं आए क्योंकि कोई ठेका या कमीशन मिल रही है या टिकट मिल रहा है। वो आए क्योंकि उनको कांग्रेस के सिद्धांतों, कांग्रेस की संस्कृति में विश्वास है। अगर सब टिकट के इच्छुक बन जाए तो कोई पार्टी नहीं चल सकती। सर मेरा सवाल है, उमेश सिंह, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। मेरा सवाल है, राजनेता जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, क्या वो जायज है? दूसरा, आप पर सर पूरा सवाल, आरोप आप पर यह है कि जब आप चीफ मिनिस्टर बने थे तब ये कोई मैंडेट था क्या, या आरोप ये लगा है कि आपने चीफ मिनिस्टर का सौदाबाजी की थी AICC से? कृपया इसमें स्पष्ट करें। कौन सी सौदाबाजी? ये तो वोट हुई थी, वोट हुई थी, सब विधायकों ने बेकायदा वोट डाली थी और ये स्पष्ट था कि किसको 18 वोट मिले और किसको बाकी वोट मिले, ये भी याद रखिए। तो ये मुझे सौदा करने, मैं तो एप्लीकेंट भी नहीं था, मैं तो अध्यक्ष बनने का एप्लीकेंट नहीं था। मुझे तो कहा गया आप जाइए, साल भर मुझे कहते रहिए, जाइए, अरुण जाता है, मैं तो एप्लीकेंट नहीं था, मैं चीफ मिनिस्टर का भी एप्लीकेंट नहीं था, आज भी एप्लीकेंट नहीं, ये भी आपको बता दें। तो आप सोचते कोई सौदे से तो वो वाले थे, सौदागर तो वो थे जो आज दूसरी जगह है, क्योंकि घर वापसी हो गई। नई दुनिया से हो जाए सर। लोकतंत्र की हत्या होती गई। ग्वालियर में जो व्यक्ति सांसद नहीं था, राज्यसभा किसी संवैधानिक पद पे नहीं था, कलेक्टर एसपी की मीटिंग देता रहा, तो आपके कार्यकाल में क्या आप कितने दोषी हैं उसके, जो सजा कलेक्ट्रेट में घर बुला के, कितने दोषी? मैं दोषी हूँ, मैंने इसे बर्दाश्त किया। जब मैंने कहा मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा तो सौदेबाजी हो गए। सर किसे बर्दाश्त किया? तो छोड़िए, आप सब जानते हैं। देखिए, आपको मुझे ये सूचना देनी चाहिए, मुझे आपको थोड़ी ना देनी चाहिए। जेसी मिल के मजदूर काफी दिनों से संघर्ष बैठ के करप्शन करते थे, आप जेल में जाते भी थे, आप वो गाँव वाले देखिए, ये वल्लभ भवन में कौन आता है जाता है, सब पे की बात होती है, तो छिपी बात नहीं होती। ये याद रखिए, मैं 10:30 बजे रात तक वल्लभ भवन में बैठा था। अगर आप भी आते, आपका कैमरा में फोटो होता,
आप समझना कि मेरे के बाद